आइए आज एक गहरी चर्चा करते हैं ओशो की जीवनी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके शुरुआती जीवन, उनकी आध्यात्मिक खोज और हाँ, उनके कुछ विवादास्पद विचारों पर भी रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे ठीक से समझें, देखें कि ओशो के जीवन के कौन से खास पड़ाव, कौन सी सोच इन अंशों में बताई गई है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और शायद चौंकाने वाला विचार सामने आता है, पिछले जन्म का। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट। स्रोत कहते हैं कि हमारा पिछला जीवन जो है वो इस जीवन का बीज है एक तरह से, और मौत के जो आखिरी क्षण होते हैं ना, वो अगले जीवन को आप सोचिए 99% तक निर्धारित कर देते हैं। 99%? ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? और ओशो ने ये बातें ऐसा बताया गया इसलिए की ताकि लोग अपने अंदर झांकें, खुद के बारे में सोचें, मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया में ना उलझे रहें। इसे एक दोहराव बनकर रह जाता है, एक ही ढर्रे पर चलता रहता है बिना किसी असली बदलाव के। तो इसे समझना एक तरह से जरूरी माना गया है आगे बढ़ने के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातों पर आते हैं। कुछ अजीब सी बातें बताई जाती हैं। हाँ, जैसे वो 3 दिन तक दूध ना पीने वाली बात पैदा होने के बाद। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में काफी अनोखा है। और कहा जाता है कि गांव में लोग उन्हें बचपन से ही थोड़ा अलग, एक संत जैसा मानने लगे थे। बचपन से ही? हाँ, और उनके परिवार का भी जिक्र है। उनकी नानी यानी माँ की माँ, उनका व्यक्तित्व काफी मजबूत बताया गया है, दबंग किस्म का। अच्छा, और नाना यानी माँ के पिता, वो बिल्कुल उलट, बहुत धैर्यवान, शांत, खासकर ओशो की शरारतों को लेकर। वो काफी शरारती थे बचपन में, तो नाना उन्हें बहुत झेलते थे प्यार से। ये कॉन्ट्रास्ट दिलचस्प है, एक तरफ दबंग नानी, दूसरी तरफ शांत नाना। शायद दोनों का असर पड़ा हो उन पर। बिल्कुल, और इन शुरुआती अनुभवों में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब ओशो सिर्फ 7 साल के थे। उनके नाना की मृत्यु हो जाती है। ओह, 7 साल की उम्र तो बहुत कम होती है। हाँ, और ये घटना, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके जीवन और मृत्यु को देखने के नजरिए पर बहुत गहरा असर डालती है। शायद पहली बार उन्होंने मृत्यु को इतने करीब से देखा, महसूस किया। जी, और ऐसा लगता है कि नाना की मौत ने उन्हें जिंदगी के मतलब पर बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सवाल जो शायद बड़े होकर आते हैं, वो बचपन में ही उठने लगे। सही कहा, ये एक तरह का ट्रिगर पॉइंट रहा होगा उनके लिए। अच्छा, अब स्कूल के दिनों की बात करते हैं। यहाँ उनका जो बागीपन है वो एकदम साफ नजर आता है। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है उनके बारे में। उन्होंने स्कूल को जेल का, सोचिए। हाँ, और शिक्षकों को सीधी चुनौती देना, उनसे बहस करना, सवाल पूछना। बिल्कुल, एक शिक्षक के बारे में तो उन्होंने जो लिखा है वो बड़ा मजेदार वर्णन है, मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा, जैसे भगवान ने बड़ी हड़बड़ी में चेहरा गढ़ दिया हो। हाँ। कमाल है, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन और उसे बयान करने का तरीका भी अलग था। हाँ बिल्कुल, और ये जो नहीं कहने का रवैया था ना, जैसा स्रोत बताते हैं, ये उनके पूरे जीवन का, उनकी पूरी सोच का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। सही बात है, ये सिर्फ एक जिद या बचपना नहीं था। स्रोत इशारा करते हैं कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने पर जोर देना था। हाँ, उन्होंने एक शिक्षक से कहा भी था, ऐसा जिक्र मिलता है, कि मैं वही करूंगा जो मुझे अंदर से सही लगेगा। आपकी बात क्यों मानो अगर मेरा मन नहीं कहता। ये हिम्मत की बात है, खासकर उस उम्र में और उस जमाने में अपने भीतर की आवाज को इतनी अहमियत देना। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद उनके जीवन में कई आध्यात्मिक गुरुओं से, या कह लें कि अनोखे लोगों से मुलाकातों का जिक्र आता है। हाँ, जैसे मग्गा बाबा। इनके बारे में बताया गया है कि ओशो रात में चुपके से घर वालों से छिपकर उनसे मिलने और बातें करने जाते थे। रात में छिपकर, मतलब कुछ खास बातें होती होंगी। हाँ, लगता तो यही है। फिर एक और जिक्र है पागल बाबा का। इनके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर नाम से ही लगता है कि कोई पारंपरिक संत नहीं रहे होंगे। जी, और इन मुलाकातों के साथ साथ एक और घटना का जिक्र है, एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी। हाँ, ये भी काफी नाटकीय लगता है। भविष्यवाणी थी कि ओशो की मृत्यु 21 साल की उम्र में हो जाएगी। और इस भविष्यवाणी ने, स्रोत बताते हैं कि उन्हें मृत्यु के डर से निकालने के बजाय मृत्यु पर ध्यान करने में, मेडिटेट करने में मदद की। हाँ, ये उल्टा असर हुआ। डरने की बजाय उन्होंने उसे एक तरह से टूल बना लिया अपनी साधना के लिए। मौत के इंतजार में जीने लगे, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब मुलाकातें, ये अनुभव, नाना की मृत्यु, स्कूल का विद्रोह, ज्योतिषी की भविष्यवाणी, ये सब मिलकर उनके अपने आध्यात्मिक रास्ते को, उनकी खोज को एक शक्ल दे रहे थे।
जी, और मग्गा बाबा की वो बात जो इन स्रोतों में दर्ज है वो काफी गहरी लगती है। उन्होंने ओशो से कहा था, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा है जितनी ये दिखाई देती है। वाह, ये बात तो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब जो हम रोजमर्रा में देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, उसके पार भी कुछ है। हाँ, और शायद यही बातें ओशो के अंदर उस गहरी खोज को और तेज कर रही थीं। बिल्कुल, और इसी खोज का नतीजा शायद वो अनुभव था जिसका जिक्र आगे आता है, 21 मार्च 1953 का। हाँ, वो तारीख, उनके तथाकथित आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट का दिन। जी, इसका वर्णन भी काफी विस्तार से है। बताया गया है कि इस घटना से ठीक 7 दिन पहले उन्होंने अचानक सब कोशिशें छोड़ दी थीं। जो भी वो कर रहे थे पाने के लिए, वो सब बंद कर दिया। प्रयास छोड़ दिया, मतलब जो साधना कर रहे थे वो भी। हाँ बिल्कुल, श्रोत कहते हैं जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया हो, बस बैठ गए बिना कुछ किए। और फिर 7वें दिन 21 मार्च को अचानक जैसे कोई ऊर्जा का विस्फोट हुआ उनके अंदर। कैसा अनुभव बताया गया है? उन्हें महसूस हुआ जैसे वो अपने अतीत से, अपने पुराने स्व से एकदम अलग हो गए हैं। वो जो मैं था वो जैसे रहा ही नहीं, सब कुछ नया ताज़ा। ऐसा लगा जैसे वो किसी और की कहानी पढ़ रहे हो अपने अतीत के बारे में। ये तो बहुत गहरा बदलाव लगता है, पूरी पहचान का बदल जाना। हाँ, और ये जो कोशिश छोड़ने और बस होने देने का विचार है ना, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जब तक वो पाने की कोशिश कर रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कोशिश छोड़ी वो हो गया। ये विरोधाभासी रखता है थोड़ा, बिना प्रयास के प्राप्ति। हाँ है तो। और यहीं पर इन अंशों के मुताबिक उन्हें माया का असल मतलब समझ आया। माया मतलब इल्यूजन। हाँ, वो पर्दा, वो भ्रम जो हमें रोजमर्रा की दुनिया को ही असली मानने पर मजबूर करता है। स्रोत कहते हैं कि जैसे ही वो आत्मज्ञान का अनुभव हुआ तो एक अलग ही हकीकत का, एक दूसरी रियलिटी का दरवाजा उनके लिए खुल गया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभव के ठीक बाद वो सबसे पहले किससे मिलने गए? मग्गा बाबा से। हाँ, वो उनसे मिलने गए। अब सवाल उठता है क्यों? शायद जैसा कि आपने पहले कहा, एक बाहरी पुष्टि चाहते हो, या शायद उस अनुभव को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हो जिसे वो आध्यात्मिक रूप से अपने करीब मानते थे। या हो सकता है वो समझना चाहते हो कि ये जो हुआ है ये वही है जिसकी वो तलाश में थे। कई कारण हो सकते हैं, पर एक कनेक्शन महत्वपूर्ण लगता है। मग्गा बाबा का प्रभाव उन पर बना रहा। जी। अच्छा, अब आत्मज्ञान के बाद के सालों की बात करें तो? हाँ, तो इन स्रोतों से पता चलता है कि इसके बाद उन्होंने ध्यान शिविर आयोजित करने शुरू किए, लोगों को मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। और साथ ही धर्म की जो पारंपरिक धारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया। हाँ, ये उनका एक खास अंदाज बन गया। और सिर्फ धर्म ही नहीं, समाज के कई नियमों पर, संस्थाओं पर उन्होंने सवाल उठाए। जैसे विवाह जैसी संस्था की उन्होंने काफी आलोचना की। उनका कहना था कि ये प्यार को बांध देता है, उसे खत्म कर देता है। बिल्कुल। और उन्होंने सेक्स जैसे विषयों पर, जिन पर आमतौर पर बात करने से लोग बचते हैं, उन पर बहुत खुल के बोला। हाँ, और इसी वजह से वो काफी विवादों में भी आए। उन्हें सेक्स गुरु तक कहा गया। जी, उनके आलोचक बहुत थे, पर उनके अनुयायी भी बहुत बने। वो जो कह रहे थे वो बहुत से लोगों को, खासकर युवाओं को अपील कर रहा था। वो वर्तमान क्षण में जीने पर बहुत जोर देते थे। हाँ, लिव इन द मोमेंट, ये उनका एक तरह से मूल मंत्र था। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर बस अभी यहीं जियो। सही। और उनके विचारों में एक और दिलचस्प चीज नजर आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है, एक तरह का विरोधाभास। विरोधाभास कैसा? देखिए, शुरुआत में वो काफी हद तक नास्तिकता की बातें करते थे, ईश्वर वगैरह में विश्वास न करने की। लेकिन बाद के सालों में वो खुद धार्मिक भाषा, जैसे भगवान, आत्मा, परमात्मा, इन शब्दों का काफी इस्तेमाल करने लगे। हाँ, ये बदलाव दिखता है। तो इसका क्या कारण बताया गया? उनका खुद का कहना था, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये लोगों तक, साधकों तक पहुंचने की एक रणनीति थी, एक तरीका था। वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे लोग समझते थे, ताकि अपनी बात उन तक पहुंचा सके। अच्छा, मतलब ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ना कि उनके विचारों में कोई बुनियादी बदलाव। स्रोत तो यही इशारा करते हैं। और एक चीज जो लगातार उनके विचारों में दिखती है, वो है समाज के पाखंड पर, ढोंग पर चोट करना और कंडीशनिंग पर सवाल उठाना। कंडीशनिंग यानी वो बनी बनाई सोच, वो मान्यताएं जो हमें बचपन से, समाज से, परिवार से मिलती हैं और जिन्हें हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। बिल्कुल। वो लगातार लोगों को अपनी इस कंडीशनिंग के प्रति जागरूक होने को कहते थे। उनका मानना था कि इसी कंडीशनिंग की वजह से हम असली स्व को नहीं जान पाते।
तो एक तरह से वो लोगों को उनके दिमाग पर पड़े जालों को हटाने के लिए उकसा रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम इन सभी अंशों को एक साथ देखें, ओशो की एक तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर बनती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक ऐसे विचारक की तस्वीर बनती है जो बहुत ही मौलिक था, ओरिजिनल था, जिसने किसी बनी बनाई लीक पर चलना गवारा नहीं किया। हाँ, एक विद्रोही। बिल्कुल, एक विद्रोही जिसने परंपराओं को, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक, उनको चुनौती दी, और सबसे बढ़कर जिसने निजी अनुभव को, पर्सनल एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी, किताबों या गुरुओं की कही बातों से ज्यादा। सही। और जिंदगी को उसकी पूरी समग्रता में, उसकी टोटलिटी में जीने की बात की, जिसमें सब कुछ शामिल हो, अच्छा बुरा, सुख दुख, ध्यान, सेक्स, सब कुछ। ये नहीं कि किसी एक पहलू को पकड़ लो और दूसरे को नकार दो। हाँ, ये होलिस्टिक अप्रोच। भले ही उनके तरीके, उनके विचार काफी विवादास्पद रहे हों और आज भी हैं। बिल्कुल। तो ये स्रोत उनके जीवन के कई दिलचस्प और अहम मोड़ दिखाते हैं। वो बचपन के अनुभव जिन्होंने शायद उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। हाँ, उनकी वो अनोखी आध्यात्मिक तलाश जिसमें कई तरह के लोग और अनुभव शामिल थे, और समाज की जो सेट मान्यताएं हैं, जो ढर्रे हैं, उन पर उनके तीखे, कभी कभी असहज करने वाले सवाल। जी, तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? जैसा ओशो ने इतना जोर दिया अपनी कंडीशनिंग को समझने पर, अपने अतीत के प्रभावों को देखने पर, तो क्या वाकई अगर हम अपने अतीत को, अपनी कंडीशनिंग को, यानी वो सोच जो हमें समाज और परवरिश से मिली है, उसे गहराई से समझें, तो क्या ये हमें आज वर्तमान में ज्यादा स्वतंत्रता से, ज्यादा ऑथेंटिकली जीने में मदद कर सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या अतीत की परतों को उधेड़ने से वर्तमान की जंजीरें टूट सकती हैं, या हम अतीत में ही उलझकर रह जाते हैं? हाँ, यही सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है, पर इस पर विचार करना जरूरी लगता है। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत खोज का विषय है शायद। सही कहा।